प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बाहुबलियों की। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, विनय मिश्रा, विजय शंकर तिवारी, खान मुबारक, बदन सिंह बद्दो आज ऐसे नाम हैं जिन्हें दहशत का दूसरा नाम माना जा सकता है, क्योंकि सत्ता में पहुंचते ही जिस पुलिस को इन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहिए था, वही पुलिस इनके संरक्षण में लग जाती है और ये सारे अपराधी बनते चले जाते हैं बाहुबली। या यूं कहिए कि अपराध और राजनीति के एक ऐसे कॉकटेल है जो आम आदमी यानी कि देश के सामान्य नागरिक को दहशत में डाल देता है, जहां आम आदमी के पास इनकी बात मानने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि अपराधी तो ये हैं ही और राजनीतिक संरक्षण के चलते अदालतें भी इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से बचती हैं। तब ऐसे में आम आदमी किसके पास जाए और किससे लगाए अपनी गुहार? जानते हैं प्रसिद्ध समाज सेवी और चिंतक शैलेंद्र सिंह चौहान और एडवोकेट लक्ष्य से क्या है इस पूरे प्रकरण में पूरा मामला। क्या अपराधियों को सजा से बचने के लिए ये फॉर्मूला मिल गया है कि वे राजनीतिक शरण में चले जाएं? दरअसल राजनीति की शुरुआत बहुत स्वच्छ और साफ सुथरी थी, लेकिन धीरे धीरे साफ सुथरे आदमी राजनीति से हटते चले गए और ओछी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में प्रवेश कर गए और उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए, और वो जमाना बूथ कैप्चरिंग का था, तो उसमें बाहुबली, धनबली, माफिया, छोटे मोटे गुंडों की सहायता शरण लेनी शुरू की और उनके बल पर वो सीटें जीतने लगे। जब ये फार्मूला कामयाब हो गया तो वो और बढ़ता चला गया। फिर गुंडों ने सोचा जब हमारे बल पर ये राजनीति करे तो इनके बल पर हम क्यों ना करें। फिर उन्होंने भी अपना आधार, वर्चस्व और क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया और जो आज सुनने में आ रहा, अभी अतीक के इतने दिन से जेल में, अभी उसका सरकार के पास नहीं है। अभी कल पर पता लगा कि सट्टा किंग भी था, सट्टा में चलाता था। उसकी पत्नी, ये वो रिश्तेदार, कितनी जमीन, कहाँ क्या है, कैसा है, क्या सरकार को भी अभी नहीं पता, जो पूरी तन्मयता से पूरा एसटीएफ लगा रखा है। तो आज राजनेता उनकी शरण में, पहले गुंडे राजनेताओं की शरण में जाते थे और अब राजनेता गुंडों की शरण में जाते हैं, संरक्षण प्राप्त करते हैं, पार्टी का वर्चस्व बनाते हैं, सीटें जीतते हैं, मंत्रालय, मंत्री पद प्राप्त करते हैं और विपक्ष को दबाते नहीं, विपक्ष को समाप्त करते हैं, खत्म। कृष्णानंद राय का और दुनिया भर की जो हत्याएं हुई है राजनीतिक, वो उनका वजूद ही खत्म कर दो। कितना घृणित और कितना गंदा होता, उसकी चुटिया काट ली कृष्णानंद राय की, परिवार तबाह कर दिए, खत्म कर दिए, कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस तरह का इनका गठजोड़ राजनीतिक संरक्षण, वो जो एसीपी या डीसीपी थे शैलेंद्र, उनसे पूछे, जिसने मुख्तार अंसारी की वो पकड़ी थी, एलएमजी क्या थी, वो बड़ा हथियार जो भारत में पहली बार प्रयोग होना था, जो उसने पाकिस्तान से मंगाया था, जिससे कृष्णानंद राय की हत्या, 500 गोलियां मारी गई, 67 उसके शरीर में से निकली है कृष्णानंद राय के। तो जो इस तरह विवश जो तो आतंकवादी करता, आतंकवादी से बड़ी घटना ये सब करने लगे और राजनेता इनके शरणों में जाने लगे। और सरकार मायावती के साथ क्या क्या इन्होंने, मुलायम सिंह ने जबरदस्ती सत्ता छीन कर जबरदस्ती सरकार बनाई। आपके कहना मतलब है माफिया और जब राजनीति दोनों जुड़े तो उनकी पावर बढ़ गई और उससे उनके हाथ में सत्ताएं आने लगी। बिल्कुल निश्चित रूप से सत्ता प्राप्त करने का सुगम साधन बन गया। अच्छा, एडवोकेट लक्ष्य जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, जब एक माफिया पे जैसे बात चल गई है कि लगातार इतने केस चलते हैं, मर्डर, लूट, डकैती और जमीन कब्जे अवैध ढंग से, तो उसके बावजूद भी कैसे एक माफिया राजनीति में लड़ जाता है? क्या हमारे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे उन्हें रोका जा सके? देखो, इस विषय को समझने के लिए थोड़ा हमें इसकी कानूनी पृष्ठभूमि और इसके कारण और इसके प्रभाव पे जाना होगा।
राजनीति, जो आपराधिक लोग हैं उनका राजनीति में आने का कारण क्या है, हमें इसकी जड़ में इसके रूट को जानना होगा। इसको अपराधियों का चुनाव में आने का कारण ये है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं अपराधियों के माध्यम से चुनाव के लिए फंड्स कलेक्ट करती हैं। और हमारे जो प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली, FPPP, फर्स्ट पास्ट पोस्ट इसको कहते हैं, कि भारत के लोकतंत्र में क्या है कि जो निर्वाचन प्रणाली है उसमें सबसे जो अधिक मत प्राप्त करता है वो व्यक्ति ही विजयी होता है। तो वो विजयी होने के लिए बाहुबल और धन का सहारा लेता है, और जब बाहुबल का धन का सहारा लेता है तो अपराधियों को उसे अपनी राजनीतिक पार्टी में प्रायोरिटी देता है वो, क्योंकि अपराधी के पास धन भी होगा और अपराधी के पास कहीं ना कहीं एक जाति विशेष धर्म की उसके पास वोट होती है, वो अपनी उनको, अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए समाज भी बराबर जिम्मेदार है। अक्सर समाज में क्या है कि वोट पाने के लिए जो आदमी जिसकी ज्यादा वोट है, चाहे वो क्रिमिनल ही है, उसको वोट देता है। हमें जांचना परखना चाहिए। अब जब ये राजनीतिक लोग अपराधी किस्म के होते हैं तो इनका राजनीति में आने का प्रभाव क्या पड़ता है कि जो राजनीतिक कानून की प्रक्रिया, जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, वो लोकतंत्र पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, वो नेगेटिव होता है। राजनीति में अपराधियों की भागीदारी चुनाव लड़ने से बढ़ती है। और साठगांठ का कारण क्या है भाई? देखिए, अब कानूनी स्थिति समझ लो। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 में एक प्रावधान दिया गया है कि जिस भी अपराधी को या जिस राजनीति में, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, 2 वर्ष से उससे अधिक की सजा हो गई तो उसको चुनाव लड़ने से रोक देता है कानून। ठीक है, इसी तरह से अभी देखा होगा आपने, अभी लेटेस्ट कितने उदाहरण हैं। हालांकि राजीव जो राहुल गांधी है उनको 2 साल से सजा की सजा होगी, लेकिन वो खैर अपराधी की श्रेणी में नहीं आते। परंतु ये जो आज बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है कि ये अतीक अहमद का मामला है। अतीक अहमद आज कितना बड़ा, अभी अंसारी बंधुओं को जैसे उनकी सदस्यता जाएगी 10 साल की सजा होने पे, ये इसमें जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 4 के अंतर्गत इनको सजा सुनाई गई है। और इसमें ये कानून में ये है कि जिस अपराधी को MP MLA को जिस जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उसे 2 वर्ष से उससे अधिक की सजा मिल गई तो उसकी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा और उसको उसके अयोग्य घोषित किया। आपको मालूम है आज की डेट में 4984 आपराधिक मामले उन विधायकों और सांसदों के लंबित हैं देश में जो विधायक या संसद में है। अब ये देखिए कि इसका प्रभाव जो है वो चुनाव पर इसलिए पड़ता है। एक हमारे एक कमेटी बनी थी दिनेश गोस्वामी इंद्रजीत समिति, उसमें ये कहा गया था कि जिन मतदाताओं को काला धन पे वो मतलब जिन मतदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो अपराधी राजनीति में आए और काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बचना चाहिए, और ये सुझाव भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर के मानना ये है कि जो भी अपराधी किस्म का व्यक्ति राजनीति में आए उसे हमारे समाज की भी एक जिम्मेदारी है कि उसको परखे और परख के उसको वोट ना दे और उसे इतना मजबूत राजनीतिक से ना बनाया जाए जिससे कि वो जो है समाज में ऐसे काम करे जो समाज के लिए दूषित हो। तो ध्यान रखना चाहिए इसमें सभी का, कानून का भी, न्यायालयों का भी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लिली थॉमस का केस 2013 में एक बहुत बड़ा केस हुआ था, लिली थॉमस, भारत सरकार, उसमें व्यवस्था दी गई थी। अब तो संसद ने भी और कानून बनाया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में भी समय समय पे महत्वपूर्ण निर्णय दिए। और अब जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है इस टाइम, तो वो बाहुबली जितने भी, चाहे वो राजनीति में हो या गैर राजनीतिक हो, उनके को शिकंजा कस रही है। और ये सरकार का दायित्व है और न्याय का भी दायित्व है कि इन बाहुबलियों को राजनीति में आने से रोके ताकि ताकतवर ना बन सके। राजनीति में अच्छे लोग जाने चाहिए, इससे समाज का उद्धार हो। जी, मेरा शैलेंद्र सिंह आपसे है कि सवाल है, जब हर पार्टी में इस तरह के अपराधी मिल रहे हैं, उन पे एंट्री भी होती है आराम से, तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा और इस अपराध और राजनीति के बीच के हिस्से को?
देखिए, जैसे जैसे अपराध बढ़ रहा है उसके हिसाब से कानून और चुनाव आयोग भी सतर्क और जागरूक हो गया है। जैसे अभी लक्ष्य भाई साहब ने बताया कि ये जो 2 साल की सजा वाला मामला है, जी। खतौली वाले विक्रम सैनी को निलंबित हुए और वह अभी अफजाल अंसारी जाने वाला है। 2 साल की सजा माने सजा, वो चाहे कैसी भी है, कुछ भी है, 2 साल की सजा हुई और वो तुरंत निलंबित। हाई कोर्ट जाएगा, बहाल हो जाएगी नहीं हो जाएगी वो अलग विषय है, लेकिन तुरंत निलंबित। और एमपी एमएलए कोर्ट अलग की, सरकार ने क्या करके तुरंत निर्णय, लंबित निर्णय जो 10-10 20-20 साल तक नहीं आते, जिसका फायदा उठाते हैं और ऐश करते हैं, ये तुरंत इनके लंबित मुकदमे निर्णित हो और तुरंत सजा हो या बहाल हो। यानी कि पारदर्शिता, स्वच्छ और साफ सुथरी छवि के लोग ही रहे। अभी आपने देखा होगा कि ये बड़बोले और ये क्या कहना चाहिए, असभ्य भाषा प्रयोग करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस पर भी बहुत तेजी से तीव्र कार्रवाई हो रही है। इस पर भी अब शीघ्र रोक लगने वाली है और सब सोच समझकर सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे। असभ्य भाषा, मोदी मर जा, मोदी गड़ जा, मोदी कमर खुदेगी, इस तरह की जो भाषा का ये प्रयोग करते हैं राजनीति में, समझ नहीं आता क्या। जैसे गली मोहल्ले के गुंडे खड़े होकर बकवास करते हैं, इस तरह के राजनेता जो संसद में कहने को तो कानून बनाने का काम करते हैं, ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल। तो ये सारी चीजों पर धीरे धीरे रोक लग, जब चीजें सामने आएंगी तभी उसका कानून बनता है, तभी उस पर रोक लगती है। तो कानून निश्चित रूप से रोक लगेगी, साफ सुथरी छवि के लोग सामने आएंगे। एडवोकेट लक्ष्य जी, फाइनली जैसे बात निकल कर आ रही है, एक आम आदमी क्या करे इन जैसे राजनेता को रोकने के लिए? क्या किया जा सकता है? कोई कानून में ऐसा प्रावधान है? देखिए, जो हमारा लोकतंत्र है वो लोक से मिलकर बना है, अर्थात लोकतंत्र प्रणाली में जो भी नेता या राजनेता बनेगा, संसद में जाएगा या विधानसभा में जाएगा, उसको हम चुन करके भेजते हैं। तो समाज का सबसे पहले दायित्व ये है कि एक पढ़े लिखे और सभ्य समझदार व्यक्ति को, जिसका राजनीतिक चरित्र भी और सामाजिक चरित्र भी अच्छा हो, उसे चुनने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो विधायक या सांसद बनता है वो आईएएस की परीक्षा पास जैसी परीक्षा पास करके नहीं बनता, वो हमारे आपके मतों से बनता है। और हमारा आपका कर्तव्य ये है कि उसको जब मत दे तो उसके विषय में हम जाने, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है हम उसको भी, अपने परिवार के बच्चों को भी ये बताएं कि हमारे क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि हमारा कल को हमारी पैरवी करेगा या हमारा नेतृत्व करेगा संसद में, उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए उसके विषय में बताना चाहिए, ताकि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव हो। दूसरे, सरकार का दायित्व है कि राजनीति में अपराधीकरण के प्रवेश को किस तरह से रोका जाए, उसके लिए कानून बनाया जाए। दूसरे, समय समय पर न्यायालय का भी ये दायित्व है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके विषय में पता किया जाए और उनके विषय में यदि कोई समाज या कोई व्यक्ति आंदोलन करता है या कोई उनकी शिकायत करता है तो उसके विषय में जांच होकर के उसको दंडित, जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में जाकर उसको दंडित किया जाए। और जनप्रतिनिधि यदि जननायक नहीं है और वो इस योग्य नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि के होने के नाते अच्छा नेतृत्व कर सके, तो उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करे और उसको उस पद से हटा देना चाहिए, तभी ये अपराधीकरण रुक सकता है। और चुनाव आयोग को भी ध्यान रखना चाहिए। चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि चुनाव में उसका जो भूतपूर्व यानी उसका जो इतिहास है उसे देख करके के उसका कोई चरित्र या कोई इस तरह का अपराध तो नहीं है, या उसने पहले या उसे सजा तो नहीं हुई, या उस पृष्ठभूमि, आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं है, उस पर बंदिश लगानी चाहिए। तो ये कुछ रोकने का ये उपाय हो सकता है। अच्छा शैलेंद्र जी, जैसे अभी योगी जी ने चलाया हुआ है कि पोस्टर लगाओ, बैनर लगाते हैं, अपराधियों की पूरी लिस्ट निकाल कर चिपका देते हैं जगह जगह पूरे शहर में। आप इस तरीके को कितना कारगर मानते हैं, इसे अपराधियों के राजनीति में आने से रोकने के लिए? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कारगर है। योगी जी की सारी योजनाएं, प्लानिंग सब समाधान पर दूसरे राज्य भी उसे अपना रहे हैं। आज अतीक का नाम सारी दुनिया जान गई।
मुख्तार अंसारी का सारी दुनिया जानती, जब पूर्वांचल जानता था, बस पूर्वांचल के आसपास जो उनसे पीड़ित लोग थे वो जानते थे। तो आज एक तो मीडिया और यूट्यूब इनका माध्यम गूगल का हो गया कि सब लोग जान रहे हैं, सब लोग। पूरी बातचीत में यह समझा कि इस तरह के बाहुबलियों से बचने का एकमात्र रास्ता है जनता के पास कि वे जाति, बिरादरी और धर्म से उठकर वोट करें और सिर्फ साफ सुथरे और ईमानदार लोगों को ही वोट देकर सफल बनाएं, अन्यथा उन्हें ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।